तो ठीक है, लेट्स टॉपिक। आपका 2 दिन के बाद आपका ओसीएम का आपके एग्जाम से यू हैव जस्ट 48 आवर्स। 48 आवर्स के अंदर हम लोगों को पूरा ओसीएम का रिविजन्स करने हैं। तो याद रखें, इस 48 आवर्स के अंदर मैं आपको चैप्टर्स नहीं पढ़ाने वाला हूं, मैं आपको चैप्टर्स के शॉर्टकट्स देने वाला हूं कि एग्जाम के अंदर आप इस शॉर्टकट्स को यूज करके आप एग्जाम में पेपर आप किस तरीके से लिख सके। याद रखें ये रिविजन है, और याद रखें आज का सेशन जो रहेगा 90 मिनट्स के अंदर हम 1 2 3 4 4 चैप्टर हम कवर करने की कोशिश करेंगे और ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठाने की कोशिश करेंगे। चलिए सीधा हम आते हैं आपके फर्स्ट चैप्टर पे। फर्स्ट चैप्टर आपका हमारा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो सीधा सीधी बात है, प्रिंसिपल का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन, एंड मैनेजमेंट का मतलब होता है आपके पूरे चीजों को सही तरीके से चलाना। सीधी बात, बराबर। तो रूल्स एंड रेगुलेशन से किस तरीके से एस्टैब्लिशमेंट को चलाया जाए, ये चैप्टर आपको वही सिखाता है। ओके, यहाँ पे 2 आपको देखने मिलेंगी थ्योरी। एक थ्योरी जो टॉप लेवल पे काम करती है, एक वो थ्योरी जो एग्जीक्यूटिव लेवल पे काम करती है। जो टॉप लेवल पे काम करती है उस थ्योरी को हम लोग कहेंगे, आजा आजा आजा, सॉरी फॉर गाइस, हमारे यहाँ पे लेट लतीफ है, इनको भी आई है, रिकॉर्डिंग चालू है, इनका नाम हम लेंगे, इनको वायरल करेंगे। तो यहाँ पे 2 थ्योरी यहाँ पे आपको देखने मिलती है। एक आपका होता है टॉप लेवल थ्योरी। टॉप लेवल थ्योरी को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं हेनरी फ्योल जी, और एक होता है एग्जीक्यूटिव लेवल जिसको हम लोग नाम करता है एफडब्ल्यू टेलर। एफडब्ल्यू टेलर जी काम करते हैं आपके उस जगह पे जहां पे आपके मजदूर काम करते हैं, एम्प्लॉयज काम करते हैं, और आपका हेनरी फ्योल जी उस जगह काम करते जहां पे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग जहां पे होती है, यानी कि इन शॉर्ट मैनेजमेंट लेवल्स पे। बराबर इतना। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे सबसे पहला नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हम दोनों प्रिंसिपल की हम लोग का थ्योरी जो पढ़ने वाले हैं, इन दोनों के कुछ आपके नेचर्स है। नंबर 1, पहला हम एक मीनिंग पढ़ लेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर द गाइडलाइंस। याद रखिए ये जस्ट गाइडलाइंस है, ये कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, इसको आपको फॉलो ही करना है आपके मैनेजमेंट के अंदर। याद रखें, एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट बनने के लिए आपको यहाँ पे इसको आप अपने सिचुएशन के हिसाब से आपको अडॉप्ट करना है। आगे नाम से इसको अडॉप्ट करना है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नेचर है। दैट इज नो मीन कि आपको इसको पकड़ के ही चलना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, आगे बढ़ते हैं। फॉर द फ्रॉम टू द गाइड मैनेजर in decision making and influencing employee behavior to achieve the organization goal। एक सिंपल वर्ड्स है, अगर आप पढ़ भी लेंगे तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा। ओके, सीधा हम आते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट पे। अब जब भी हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो पहला प्रिंसिपल हमारा पैसा नेचर हमारा आता है यूनिवर्सली एप्लीकेशन। जितनी भी थ्योरी आप पढ़ने वाले वो एफडब्ल्यू टेलर जी की हो या हेनरी फ्योल जी की हो, ये दोनों भी प्रिंसिपल्स आपके यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। आपको बस अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपके जो एस्टैब्लिशमेंट है, उसके अंदर आपको एप्लीकेबल करना आना चाहिए। आइए पढ़ते हैं। एप्लीकेबल टू द ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो छोटी है, बड़ी है, प्राइवेट है, पब्लिक है, ये हर जगह पे काम करती है। याद रखिए, मैं आपको की पॉइंट्स दे रहा हूं, ये की पॉइंट्स आपको एग्जाम में लिखना है। बहुत लोगों ने कहा सर कि मुझे याद करने में दिक्कत हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या याद करूं। तो याद रखिए, मैं आपको की पॉइंट्स दे रहा हूं। एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एरिया मैंने यहाँ पे स्मॉल, लार्ज, पब्लिक, प्राइवेट, स्मॉल, लार्ज, पब्लिक, प्राइवेट। दिमाग में बैठ गया आप लोग को? आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेबल टू द ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। आगे चीज को एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है ना इतना। आगे बढ़ते हैं। ऑल द डिग्री ऑफ एप्लीकेशन में चेंज, यानी जितनी भी आप डिग्रीज की बात करते हो, हर एक प्रिंसिपल्स आपके जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी नेचर है। आप जैसा चाहे उसको आप क्या कर सकते हो बेटा? आप चेंज कर सकते हो। समझ में आया? पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट, आगे बढ़ते। जनरल गाइडलाइंस, अभी मैंने बताया रिजिड नहीं है, पकड़ के नहीं चलना है। अगर आपको वक्त मिले, अगर आपको लगे ऐसा कि ये चीज को हमें चेंज करना, ये चीज को हमें कुछ अलग लाना है, तो हमें इसको क्या करना बेटा? उसको हम लोग को चेंज कर सकते हैं, पकड़ के चलना नहीं है। आइए देखते। प्रोवाइड बोर्ड डायरेक्शन, नॉट स्ट्रिक्ट रूल्स। फ्लेक्सिबल, बोर्ड का मतलब होता है हमने एक रूल्स बना दिए हैं, हम इसको फॉलो करेंगे।
अगर टाइम आने पे इसको अगर हमको चेंज करने का मौका मिले तब मौका हम लोग चेंज भी कर देंगे, डिपेंड अपॉन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। गेटिंग अ पॉइंट? आगे बढ़ते। फ्लेक्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू साइज, नेचर, सिचुएशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो मैं बार बार कहता हूं वही लिखा हूं मैंने, ठीक है इतना। आगे बढ़ते। एग्जाम्पल, फेयर रेम्यूनरेशन डिफरेंट फ्रॉम द कंपनी टू कंपनी। हर एक, अभी एग्जाम्पल के तौर पे अपने यहाँ पे कोचिंग क्लास चलती है, हर एक कोचिंग्स के अपने अपने रेम्यूनरेशन होते हैं, किसके? टीचर्स के। आर यू गेटिंग? यस और नो? तो याद रखे हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने कुछ रूल्स होते और वो अपने अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकता है। समझ में आ गया? इजी वर्ड्स दिमाग में बैठ गया आप लोग के? आगे बढ़ते। सेकेंड, थर्ड पॉइंट, फ्रॉम बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। जितने भी आपको यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स दिए जा रहे हैं वो एफ.डब्ल्यू. टेलर जी के हो या फिर आपके हेनरी फ्योल जी के हो, इसे पहले एक्सपेरिमेंट किया गया है, कई बार फेल हुए हैं, सक्सेस होने के बाद में जो आपको सक्सेसफुल प्लानिंग जो मैनेजमेंट की थ्योरी मिली है वही आपको दी गई हो। इसी हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस, यानी कि ऐसा उठा के आपको नहीं दे दिया गया है, इसको प्रॉपर तरीके से आपको प्रैक्टिस की गई है, प्रॉपर तरीके से इसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, तब जाके आपको यहाँ पे थ्योरी दी गई है। आइए पढ़ते हैं हमारा। डेवलप थ्रू द रिसर्च, ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिस, एक्सपेरिमेंट। जो मैंने बोला वही लिखा, ठीक है। नॉट मेड सडनली, यूं नहीं बनती है, इवॉल्व ओवर द टाइम। ये वक्त के हिसाब से क्या होती है भाई? ये चेंज होती है। हाँ भाई मुझे गलती दिखी, हाँ मुझे गलती दिखी, हाँ मुझे गलती दिखी, हमें क्या किया? हमने चेंज करता गया। आगे बढ़ते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, जब हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं, कैन बी मॉडिफाई एज पर द चेंजिंग सिचुएशन। मॉडिफाई आप कर सकते हो सिचुएशन के हिसाब से। अब भी हमने ऊपर बात हमने करी। मैनेजर एडजस्टेड प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द बिजनेस नीड। ओके, इस लाइन को एक्सप्लेन करने की मेरे को जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते। बिहेवियर इन नेचर, ऑफ कोर्स फोकस ऑन ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन। याद रखे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ आपको चीजों पे काम नहीं करना है, आपके एम्प्लॉय के, आपके जो साथ में आपके जो मेंबर्स है उनके साथ, उनके जहन पे, उनके दिमाग पे भी आपको यहाँ पे काम करना है। याद रखे इंटरेस्ट ऑफ अ सबऑर्डिनेट, हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑफ अ सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट का इंटरेस्ट अगर अलग हो गया, सहबाज सर का इंटरेस्ट अगर अलग हो गया, तो सहबाज सर अपनी क्लास खोल देंगे, तो उनका क्लास इंपीरियल पे ध्यान रहेगा नहीं। तो मुझे टाइम टाइम पे मुझे इसका जितनी भी यहाँ पे जो मेंबर्स है उनको ध्यान में रखना पड़ता है। नहीं, आपका ध्यान, आपका ऑब्जेक्टिव मुझे बताइए आपके जहन में क्या चल रहा है, तो वो चीज को मैं पूरा करूंगा। और आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का आपका जो ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव दोनों का क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। समझे मेरी बात? तो ये फोकस करता है ह्यूमन बिहेवियर पे भी काम करता है। एम टू अचीव द गोल थ्रू द ग्रुप एफर्ट, ऑफ कोर्स इन्फ्लुएंस एंड गाइड एम्प्लॉय। इजी हो गया, इजी हो गया। आगे बढ़ते। कॉजेस इफेक्ट रिलेशनशिप, ऑफ कोर्स अगर आप अच्छा करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन फली फूलेंगी, अगर आप अच्छा नहीं करेंगे, पगार कम देंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या बेटा बनेंगे? हमारी टाइटा फिश। आगे बढ़ेंगे भाई। एवरी प्रिंसिपल शो द एज अ कॉजेस इफेक्ट कनेक्शन। एग्जांपल, अच्छी पगार इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग इंक्रीज सेल। बराबर है इतना। एक आपा का मैंने देखा था, एक बहुत अपना इंस्टाग्राम आजकल चल रहा है, कोई पूछता नहीं था, इंस्टाग्राम पे एक ऐड आ गया, मार्केट में बिकने लगे। बराबर है इतना। यानी कि यहाँ पे अगर आप एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, आप अपने एम्प्लॉय को अच्छी पगार नहीं देंगे, उनको ट्रेनिंग नहीं देंगे, तो आप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने की बात आप कर सकते नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। लास्ट, all the principles are equally important. Okay, all principles should are equally important, should be applied through the not individually, ignoring one may be affect overall performance. Okay, तो कोशिश करें आप जितनी प्रिंसिपल्स आप पढ़ रहे हो उसको प्रॉपर तरीके से इस यूज करें। अगर एक को भी आप इग्नोर करते हो तो शायद आपकी मैनेजमेंट कहीं ना कहीं आपकी हिले। ओके, समझ में आया आपको? डन, क्लियर हुआ? फटाक से दिमाग में बैठ गया? क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। तो यहां मैंने कुछ कीवर्ड्स दिया हूं मैंने, तो यहां पे आप देख लीजिए। ओके, तो यहां पे इसको आप, ये हमारे है यूनिवर्सल है, जर्नल है, प्रैक्टिस है, फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबल है, बिहेवियर है, कॉजेस इफेक्ट हमारा है, एंड इक्वल इंपॉर्टेंस। ओके, तो मैंने आपको यहाँ पे नोट्स में दे दूंगा इंशाल्लाह, आप इसको एक बार पढ़ लेना। याद रखिए कीवर्ड्स, याद रखिए
एक कीवर्ड्स याद रहेगा, एग्जाम में क्लिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है हेनरी फयोल जी, एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। ओके, हेनरी फयोल जी आपका जो रहेगा, और आपको थ्योरी कौन सी दी है बेटा? आपको दी है हमारे यहाँ पे, कौन थ्योरी दी है बेटा हमने यहाँ पे? थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये काम कहां पे करती है? ये काम करती है टॉप लेवल मैनेजमेंट में। क्या काम करती है हमारी? टॉप लेवल मैनेजमेंट। याद रखना, ये पूछेगा आपको। ओके चलो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हेनरी फयोल जी का ऑलरेडी हमने बता चुका हूं, फिर सुन लीजिए एक बार। हेनरी फयोल जी अपना बॉर्न हुए थे 1841 में और अपना डेथ उनकी हुई है 1925 में। इट वाज अ फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर, मैनेजमेंट थिंकर। ही इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। वापस से, फादर ऑफ पूछ सकता है आपके, पूछ सकता है आपके हर एक जगह पे, हर एक जगह पे पूछ सकता है, बराबर इतना तो याद रखे, दिमाग में छोटी मोटी चीजें है। In his book, A Journal of the Industry Administration, he proposed 14 principles of management which act as a guideline, again, guideline from the manager decision making and administration। यानी यहाँ पे जो भी काम करता है, काम कहाँ पे करता है? आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट पे। याद रखे, ये आपके लोअर लेवल पे काम नहीं करता है, काम कहाँ पे करता है बेटा? आपके टॉप लेवल। याद रखे, आगे बढ़े। फोकस थ्योरी, ओके, फोकस ऑन टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो बोला वही लिखा है यहाँ पे हमारा। फोकस ऑन टॉप लेवल मैनेजमेंट बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन, यूनिवर्सली एप्लीकेबल, प्रैक्टिस एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन नेचर, हेल्प इन सिस्टमैटिक मैनेजमेंट। ये पॉइंट्स जो मैंने आपको दिया हूं, इसको यूज करना, आपका आंसर बहुत बेहतरीन होगा। ओके ना? प्रेजेंटेशन वाइज जैसा मैं लिखाया हूं मैंने वैसा लिख दो। एग्जामिनर इंप्रेस नहीं हुआ तो मेरा इमरान नहीं भाई। आगे बढ़ते, रात गई भाई पूरी। ओके, 14 प्रिंसिपल, लेट्स टॉक अबाउट 14 प्रिंसिपल। ओके, पहला प्रिंसिपल हमारा है डिवीजन ऑफ वर्क। सही बात, सही बंद, अगर आप सही से काम अगर आप बांट देते हो यहाँ पे, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। याद है आपको कीवर्ड हमारा, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। अगर सही से काम अगर हमने बांट दिया तो काम इतना बेहतरीन होगा। एग्जाम्पल, खालिद सर अपना काम बराबर करते, शहबाज सर अपना काम बराबर करते, ओके, अपना रिहान सर अपना काम बराबर करते। अगर रिहान सर को मैं उठा के कॉमर्स चलाने दे दूं और खालिद सर को उठा के मैं साइंस चलाने दे दूं तो ये काम सही से होगा क्या? नहीं। तो डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब ये नहीं, आपको यहाँ पे उन बंदों की क्वालिटी पहचानना है और काम को क्या करना है? बांटना है। ओके ना मेरी बात? यहाँ पे आइए, हमारा वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू द स्मॉल टास्क। हर एक काम को छोटे छोटे टास्क में आप क्या करें? डिवाइड करें। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बनाना है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को आपको स्टडीज करना है और उस काम को आपको डिवाइड करना है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में कितने कितने काम आपके हैं और हर काम के लिए जो बेहतरीन बंदा है सेलेक्ट करो उसको। आगे बढ़ते बेटा, हमारे यहाँ पे स्पेशलाइजेशन इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, ऑफ कोर्स ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप किसी बंदे को सही काम दे रहे हो तो उसको एक अथॉरिटी मिलती है काम करने की, और जब किसी को अथॉरिटी दी जाए काम करने की तो वो जवाबदेही भी होता है, अकाउंटेबल होता है। याद रखिए, वर्ड में मुंह से क्या आया? अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबल, यानी आपको जवाब देना है। इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे वर्ड्स को याद रखें, एग्जाम में लिखने काम आएंगे। ओके, अथॉरिटी, right to give an order, responsibility, duty to perform, assign the work, both must be together। आपको काम भी करना है, आपको जवाब भी देना है। ओके, आगे बढ़ते। डिसिप्लिन, ऑफ कोर्स डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अगर डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो कोई भी काम सक्सेसफुल होने वाला नहीं है। एम्प्लॉय मस्ट बी फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन, भाई यही होना चाहिए। अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करेंगे तो मतलब बनने वाला नहीं है। गुड डिसिप्लिन इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग। ओके, याद रखे, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। मैंने बताया मैंने, वन कमांड वन डायरेक्शन, वन कमांड वन डायरेक्शन, मल्टीपल कमांड मल्टीपल डायरेक्शन। याद है ना? यानी कि यहाँ पे याद रखे, जो भी कमांड निकलता है, एक हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है, उस स्ट्रक्चर को ही आपको फॉलो करना है। आप बीच में से कोई नया कमांड अगर हमने दे दिया तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन होगा। जहां भी आपका मिसकम्युनिकेशन हुआ है वहां पे कहानी आपकी खत्म। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा, हमारे यहाँ पे एन एम्प्लॉय शुड बी रिसीव द ऑर्डर ओनली फ्रॉम द वन
सुपरवाइजर, बराबर इतना। अवॉइड द कंफ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट, याद रखे मैं क्या बोला, मैं आपको आंसर नहीं पढ़ा, मैं आपको कीवर्ड दे रहा हूं, ये कीवर्ड दिमाग में बैठा लीजिए, आंसर को लिखने में काम आएगा। ओके, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वन हेड वन प्लान फॉर द एक्टिविटी ऑफ सेम ऑब्जेक्टिव। अब मुझे पता है क्या करना है, किस तरीके से करना है, तो मैं कमांड दूंगा सारे ऑर्गेनाइजेशन को, आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन को। अगर मैं लीडर हूं तो सारे को फॉलो करना है, अगर कोई और लीडर होगा तो उसको मुझे फॉलो करना, मैं उसको फॉलो करूंगा। आर यू गेटिंग, यस और नो? याद रखें, लीडर होना बहुत जरूरी है। ओके, सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। ऑफ कोर्स यहां पे प्रिंसिपल काम करता है ह्यूमन बिहेवियर पे। जो भी बंदा आपके साथ में काम कर रहा है, जो भी बंदा आपके साथ में काम कर रहा है, उसका इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हित में होना चाहिए। अगर उसका इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हित में नहीं है तो वो अच्छी चीज नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट मस्ट बी कम बिफोर द पर्सनल इंटरेस्ट, ये लाइन याद रखना, बिफोर पर्सनल इंटरेस्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेंट्रलाइजेशन, balance between the consultation and distribution of authority depend on the size and situation of an organization। साइज अगर बड़ी है तो आप क्या करें, मल्टीपल जगह पे आप सेंट्रलाइज कर लीजिए। अगर साइज छोटी है, जस्ट लाइक आवर क्लासेस, तो सारी इंफॉर्मेशन आपके कहां पे टुगेदर बेटा होती है, इमरान सर के पास। आप पेरेंट्स जो भी आते हैं किससे क्वेश्चंस करते हैं, मुझसे करते हैं, तो इसको हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। ओके, डिपेंड अपॉन साइज ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन। रेमुनरेशन, पगार, पसीना सूखने से पहला मजदूर की पगार उसके हाथ में रख दो। एक ऑर्गेनाइजेशन का पहला काम, द एम्प्लॉय शुड बी गेट अ फेयर रेमुनरेशन एंड रीजनेबल वेजेस। मोटिवेट एम्प्लॉय, पैसे से बड़ा मोटिवेशन एक इंसान के लिए और कुछ भी नहीं है, याद रखें। आगे बढ़ते। स्केलर चेंज, क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। याद रखा, मैंने पिरामिड सिखाया था। ऑर्डर मस्ट बी फॉलो फ्रॉम टॉप टू लोअर लेवल एंड रिक्वेस्ट में गो फॉर लोअर टू टॉप। याद रखे, ऑर्डर टॉप टू बॉटम एंड रिक्वेस्ट लोअर टू टॉप। ये लाइन मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। कोई भी बीच में से उठ के आएगा बोलेगा मैं ऑर्डर दूंगा तो चलने वाला नहीं है। ओके, ऑर्डर, राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, ये कीवर्ड याद रखना। प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, अगर रिसोर्सेज का आप सही से अरेंजमेंट नहीं करते, सही बंदा सही काम के लिए नहीं चुनते, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी चलने वाली नहीं है। जिसको जो काम बोला वही काम होना चाहिए, कहानी खत्म। आगे बढ़ते। इक्विटी, मैनेजर शुड बी काइंड एंड फेयर, बिल्ड अ लॉयल्टी। यहाँ पे आपके जितने भी आपके यहाँ पे बंदे हैं, जो भी आपके एम्प्लॉयज है, जितने भी आपके बंदे, जितने भी आपके एम्प्लॉयज है, हर एम्प्लॉयज के बीच में आप इक्वल ट्रीटमेंट करें, ना किसी को ज्यादा ना किसी को कम। आगे बढ़ते। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, याद रखें, अगर कोई मेंबर्स को, एम्प्लॉय को, अगर उसको कितना वक्त वो काम करने वाला उस कंपनी के अंदर ये मालूम हो जाए तो आधी लॉयल्टी आपको वही मिल जाएंगी कि मुझे पता है भाई मैं यहाँ पे लंबे वक्त तक टिकने वाला हूं, तो मैं अगर इस कंपनी से गद्दारी करूंगा या सही से काम नहीं करूंगा तो जाहिर सी बात है कंपनी डूबेगी, मैं भी डूबूंगा, बराबर ना। इतना तो याद रखिए, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर बहुत होना बहुत अच्छी जरूरी है। एम्प्लॉय शुड बी नॉट रिमूव फ्रीक्वेंटली, जॉब सिक्योरिटी, इंक्रीज एफिशिएंसी। याद रखिए कीवर्ड्स। ओके, इनिशिएटिव, एम्प्लॉय शुड बी इंकरेज टू टेक अ न्यू आइडिया एंड एक्शन। अगर जब भी कोई आपका मेंबर है कोई नया आइडियाज लेके आता है तो ये मैनेजमेंट का एक सिद्धांत होना चाहिए कि उसको सुने, उसको आप अप्लाई करने की कोशिश करें। 10 सुने, एक तो अप्लाई करे, ताकि एम्प्लॉय को भी लगे कि जी हाँ ओके अच्छी चीज हमारी है। ठीक है, इतना। आगे बढ़ते हैं। लास्ट का बोला बेटा हमारा अपने स्प्लिट दी क्रॉप, टीम वर्क। क्या बने? स्प्लिट दी क्रॉप, टीम वर्क। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? समझा आप लोग को? 14 प्रिंसिपल क्लियर हुए? सिर्फ 9 करने, कितने करने? 9, ऑल 9, क्योंकि इसके ऊपर आपके आंसर बन सकते ही नहीं है, मार्क को भी देखना है। फटाफट हो रहा है आप लोग के दिमाग, फटाफट रिकैप हो रहा है। आइए आगे बढ़ते। फिर अपना आता है आपकी हेनरी फ्यूल जी। ओके,
तो याद रखें हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंस पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल क्या हमारा है, प्रोवाइड क्लियर मैनेजमेंट गाइडलाइंस, इंप्रूव एफिशिएंसी, रिड्यूशन कंफ्यूजिंग, हेल्प टू कोऑर्डिनेशन, इंकरेज डिसिप्लिन एंड टीम वर्क। एक की पॉइंट्स याद रख लीजिए, आपको यहाँ पे काम आएगा आप लोग को। फिर हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, लास्ट आंसर ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। अब साइंटिफिक एफ.डब्ल्यू. टेलर जी जो है उसको हम लोग फादर कहते हैं बेटा हमारे यहाँ पे, हाँ या ना? ओके, ये काम किधर करते हैं भाई? हमारे लोअर लेवल पे, इसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव लेवल। क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव लेवल, जहां पे काम होता है, जहां पे काम होता है। बराबर इतना, हाँ या ना? तो यहां पे ओके, सेकंड टॉपिक आपका जो है वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आपका कहां पे काम किया बेटा? उसने कहां पे काम किया उसने भाई? एफ.डब्ल्यू. टेलर जी, उन्होंने कहां पे काम किया बेटा? हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव लेवल पे। यहाँ पे उन्होंने काम किया, अगर किसी भी कंपनी का प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो उसका एग्जीक्यूटिव लेवल बेहतर होना चाहिए। अगर आपका एग्जीक्यूटिव लेवल अगर आपका अच्छा नहीं है तो आप कितना भी टीम वर्क कर लो, कितना भी मैनेजमेंट कर लो, आपका सक्सेसफुल होने वाला नहीं है। अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए भाई? प्रॉफिट। और प्रॉफिट कभी होगा जब आपके प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होंगी। मांगा वर्ड क्या इंक्रीज बेटा मारेंगी? प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी तभी इंक्रीज होंगी जब आपके काम कहां पे किया जाएगा बेटा? हमारे यहाँ पे लोअर लेवल पे। आइए ध्यान देते हैं हमारा। ओके, स्मॉल इंट्रोडक्शन। एफ.डब्ल्यू. टेलर, फ्रेडरिक विल्सन टेलर 1956 में पैदा हुए थे, उनकी डेथ हुई थी 1915 में। इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओके, डेफिनेशन दिया हमारे यहाँ पे, डिफाइन तो आप यूज कर सकते हो आपके थ्योरी में। साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस द नोइंग दैट एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू मैन टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। अब चीपेस्ट वे मतलब ये नहीं कि पगार कम कर दो, चीपेस्ट वे का मतलब होता है इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। जो मजदूर कल तक 100 प्रोडक्ट बना रहा था, अगले दिन या एक महीने के बाद वो बनाना चाहिए 120, उसके बाद में 130, ताकि उसका हाथ इतना स्पीड हो जावे कि आपका उसी पगार में आपको ज्यादा मटेरियल बन के मिले। तो इसी वजह से आपका जो प्राइस, आपका जो प्रोडक्शन का, वो क्या हो जाएगा बेटा? आपका कम हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ या ना? इसीलिए आगे बढ़ते हैं। Tyler believed the work should be done using scientific method, not the rule of thumb. रूल ऑफ थंब का मतलब ये नहीं होता है कि हर बार आप कोशिश करेंगे और फेल होंगे, कोशिश करेंगे फेल होंगे। नहीं सर, एक ही बार आप क्या करें? अपने काम को स्टडीज करें, एक वे निकाले, एक बेस्ट वे निकाले, और जो भी आपका बेस्ट वे रहेगा उसको आप चुने। हाँ, टाइम टाइम पे आप डेवलप कर सकते हैं, लेकिन चेंज ना करें। बराबर इतना, उसी पे ये ध्यान दिया है। और सारे एम्प्लॉयज को उसी वर्क के हिसाब से, सारे एम्प्लॉयज को उसी वर्क के हिसाब से आप क्या करें? काम करने के लिए लगाए। आगे बढ़ते। टाइलर प्रिंसिपल सजेस्टेड द फॉलोइंग प्रिंसिपल। नंबर 1, साइंस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब। साइंस मतलब एक टेक्निक। क्या होता है? टेक्निक। आप एक टेक्निक पे काम करें। आप काम किधर पे करें? टेक्निक पे। टेक्निक का मतलब होता है आपका, एक बार आपने चीजें पढ़ ली, एक बार आपने चीज समझ ली, उसको चेंज ना करें। अगर आप चेंज करते रहेंगे तो मामला आपका गड़बड़ी हमारी यहाँ पे हमारी होगी। आर यू गेटिंग? यस और नो? तो चेंज करने की यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक बार स्टडीज करके एक एग्जैक्ट मेथड निकाल लीजिए, उसी मेथड को आप क्या करें भाई? फॉलो करते रहे। ओके, रिप्लेसमेंट ट्रेडिशन मेथड विद साइंटिफिक स्टडी। इजी जॉब शुड बी एनालाइज साइंटिफिकली। Standard time and output should be fixed. Avoid trial and error method. Result, save time and increase efficiency. एकदम बेस्ट वे में मैंने, इससे छोटा मैं आंसर नहीं कर सकता। एग्जाम में आने के चांसेस है अच्छे खासे इसके। आगे बढ़ते। हार्मोनी इन डिस्कॉर्ड, हार्मोनी होता है सुख शांति, आपस में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, डिस्प्यूट ना हो। इफ अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर डिस्प्यूट है, दैट इज नो इश्यू। बराबर इतना। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जरा भी डिस्प्यूट है तो खत्म, आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रॉय। तो आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होना चाहिए भाई? हमारे आपके सुकून होना चाहिए, कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, एकदम स्मूथ फ्लो होना चाहिए, हर एक बंदे को अपना काम पता होना चाहिए। तो इससे क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट पैदा होंगी
नहीं। आइए पढ़ते हैं। देयर शुड बी हार्मोनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्क, अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, focus on mutual trust and cooperation, result healthy work environment and success. Are you getting yes or no? आगे बढ़ते हैं। माइंड चेंज, मेंटल अपना रेवोल्यूशन, ये भी बहुत आपका जरूरी है। अगर एम्प्लॉय को आप अगर चेंज ना करें, एम्प्लॉय को अगर आप उनके माइंड को अगर आप बड़ा ना करें, बड़ा करने वाला ये नहीं कि इनको ऑपरेशन करवा दे, बड़ा करने का मतलब ये है उनको आप ट्रेनिंग दे, उनको आप अपना काम बताए, तरीका बताए। आगे बढ़ते, चेंज इन एटीट्यूड ऑफ द बोथ मैनेजमेंट एंड वर्क, बोथ शुड बी कंसीडर ईच एज अ पार्टनर, नो ब्लेमिंग टू ईच अदर, रिजल्ट इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट। यानी एक दूसरे को समझ के चले, अपना अपना काम उनको पता होना चाहिए, ओवर वर्क ना दे। अगर आपको लगे कि काम अगर आपका ज्यादा हो रहा है काम अगर, तो हम क्या करें, उस काम का लोड उनके ऊपर से क्या कर दे भाई, कम कर दे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? ओके, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल। ओके, यहाँ पे याद रखे टीम वर्क पे काम करे, अकेला शक्तिमान ना बने। तो याद रखे अगर आप टीम को लेके चलते हैं, टीम इज एवरीथिंग, टीम इज एवरीथिंग। आप रोनाल्डो कितना भी अच्छा हो, तो विराट कोहली कितना भी अच्छा है, बहुत वक्त के बाद में जाके उसने टीम ना जीता, बराबर 18 साल के बाद। अगर वो टीम होती खत्म, तो एक भी मैच हारती नहीं। याद रखे टीम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रमोट टीम वर्क इंस्टेड कंपटीशन, आपस में कंपटीशन ना करें। ओके, वर्कर एंड मैनेजमेंट शुड बी कोऑपरेट, मैनेजमेंट शुड कंसीडर वर्क सजेशन, रिजल्ट बेटर परफॉर्मेंस एंड यूनिटी। ओके, लास्ट 2 पॉइंट्स, डिविजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, ऑलरेडी हमने पढ़ चुका है। प्रॉपर डिविजन ऑफ वर्क बिटवीन द मैनेजर एंड वर्क, प्लानिंग इज डन बाय द मैनेजमेंट, एग्जीक्यूशन इज डन बाय वर्कर, स्मूथ फंक्शन एंड एफिशिएंसी। ऐसा ना हो कोई भी अपना मजदूर बोलेगा जो काम कर, मेरी चलेंगी यहाँ पे, नहीं भाई तेरी नहीं चलेंगी। यहाँ पे काम का आपका प्लानिंग कौन करता है? बड़े साहब। आपका काम क्या है? करने का, खत्म। ठीक है ना मेरी बात? Development of an employer and employee, both proper training should be given to the worker, select the right person for the right job, continuous development, improve performance, maximum prosperity of an organization and employee. Okay, of course यहाँ पे कुछ मैंने की पॉइंट्स दिया हूं, आप देख लीजिए। आई होप सो कि आपका फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन आपको बहुत समझ में आया रहेगा। अप्रोक्सीमेटली आपका कुछ 20 मिनट्स गया रहेगा। मैंने कोशिश किया हूँ स्पीड अप लेने के लिए, लेकिन ये भी कोशिश किया हूँ सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो। ठीक है, डन विद द थर्ड चैप्टर। ओके, सेकंड चैप्टर बाकी है हमारा, हम देखते हैं इसको। ओके, लेट्स कम फॉर द थर्ड चैप्टर। द नेम ऑफ द थर्ड चैप्टर इज द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ओके, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के अंदर हमें 3 आंसर्स पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर, फिर पढ़ना हमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, और फिर पढ़ना हमें एग्रो टूरिज्म। ये 3 में से आंसर 2 आंसर्स आपको आ सकते हैं। कौन से आएंगे नहीं मालूम, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको आ सकते हैं, याद रखें। चलिए आइए, टाइम पास ना करते हुए, एंटरप्रेन्योर क्या होता है? कोई भी अपने कंपनी का ओनर या स्टार्टअप, कोई अपना ओनर, अरे अपने खुद का बिजनेस करने वाला। खत्म होगी बात, अपना खुद का बिजनेस करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर। कहानी खत्म। हाँ भाई, माइक चालू है। ओके, आपका खुद का अपना काम करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर। आगे बढ़ जाए, आइए। क्वालिटीज क्या क्या होना चाहिए एंटरप्रेन्योर्स की, याद रखिए। यहाँ मैं थोड़ा सा मैंने एक दिया हूं, पढ़ लेना एक बार आप लोग, टाइम पास नहीं करेंगे। कीवर्ड्स सीधा आता है। नंबर 1, पहला क्या होना चाहिए? आपका होना चाहिए डिसिप्लिन। याद रखिए, क्वालिटीज को आप अपना फ्यूचर और कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आप लिख सकते हो, जहां सा फर्क रहेगा। तो एक आंसर पढ़े 3 में लिख दीजिए, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, पहला बात हमारी आती है डिसिप्लिन की। ओके, हमारे यहाँ पे डिसिप्लिन की। तो पहला बोला है फोकस ऑन द बिजनेस गोल, बिजनेस का जो एग्जैक्ट गोल है, विजन जो हमने तय किया उसी फोकस होना चाहिए। अवॉइड डिस्ट्रक्शन, अवॉइड करें। वर्क डेली टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव, प्लान एंड फॉलो स्ट्रेटेजी प्रॉपरली। याद रखें, कोई भी अगर आप स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे, प्लानिंग नहीं करेंगे, बस उठे सुठे आप करते रहेंगे, तो वो चलने वाला नहीं है। याद रखें। आगे बढ़ते,
कॉन्फिडेंस, खुद पे भरोसा, ये बहुत जरूरी है। अगर मुझे खुद पे भरोसा नहीं है तो मैं कर सकता नहीं हूं। याद रखें, बिलीव इन ओन एबिलिटी, खुद पे भरोसा, डज नॉट डाउट सक्सेस, टेक डिसीजन बोल्डली। कभी कभार डिसीजन लेने पड़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा जो बस का मामला था, कई लोगों ने कहा सर ये पॉलिटिकल हो जाएगा, ये हो जाएगा, सब बहुत लोग बुरा मान जाएंगे। अगेन आई एम सेइंग इट्स ऑल अबाउट स्टूडेंट्स। आई टेक द डिसीजन और इंशाल्लाह इट विल गिव पॉजिटिव। हमने उस टाइम बाद हमने कहा था और यस इट गिव पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओपन माइंड, अब अगेन एक्सेप्ट हर एक सिचुएशन को, हर एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने वाला बंदा। याद रखे, अपॉर्चुनिटी को ढूंढना ही सब कुछ होता है। अपॉर्चुनिटी आपके घर तक चल के नहीं आएंगी, अपॉर्चुनिटी को आपको लाना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा। कोई चीज अगर आपके पास आती है को पकड़े, उसको जाने ना दे, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर की निशानी होती है। ओके, सीज अपॉर्चुनिटी इन एवरी सिचुएशन, हर एक जगह पे आपको अपॉर्चुनिटी दिखना चाहिए। वेलकम न्यू आइडियाज, नई नई सोच को आप अब बेहतर बनाओ और अपने उसको एक्सेप्ट करने की ताकत रखो। थिंक क्रिएटिव अबाउट द बिजनेस, वही अगर चीज फॉलो करेंगे जो बाकी करते हैं, आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। कुछ तो अलग करके दिखा के दिखाइए। ओके, नंबर 4 पॉइंट आपका हमारा आता है सेल्फ स्टार्टर। कई बार ऐसा हुआ है कि मैं गिरा हूं, कई बार ऐसा हुआ है कि भाई खत्म, अब तो कुछ नहीं हो पाएगा, फिनिश। लेकिन वहीं से एक नई शुरुआत करने वाले को ही क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर, सेल्फ स्टार्टर। यानी कि खुद को ही शुरुआत, टेक इनिशिएटिव, डज नॉट वेट फॉर द परमिशन, प्रोएक्टिव इन स्टार्टिंग वर्क। ओके ना, बिफोर जब हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि ये है, ये है, ये है। नाउ इट बहुत सक्सेसफुली रन कर रहा है। ओके, कॉम्पिटिटिव, ऑफ कोर्स कॉम्पिटिशन, ऑलवेज एक्सेप्ट करो इसको, कंपटीशन होना चाहिए। अगर कंपटीशन है काम बेहतर बनता है, कंपटीशन है काम और क्या बोलते हैं, आपका सक्सेस अगर आपको चाहिए तो कंपटीशन होना चाहिए। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। when to perform the better than others, aim to win in a business, highlight the company strategy। ओके ना, इतना आगे बढ़ते हैं। क्रिएटिविटी, जब भी हम क्रिएटिविटी की बात करें, क्या बोला मैंने? थिंक समथिंग डिफरेंट, कुछ तो अलग सोचो। हाँ, कोचिंग चल रही है, सब पढ़ रहे हैं, ओके अच्छी बात है, लेकिन कुछ तो अलग लेके आओ। अगर कुछ वो अलग आप नहीं लेके आएंगे तो चलने वाला नहीं है। ओके, थिंक डिफरेंटली, फाइंड न्यू सोल्यूशन, कनेक्ट अनरिलेटेड आइडियाज। ओके, आगे बढ़ते। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन मतलब क्या होता है? डज नॉट गिव आफ्टर फेलियर, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स एंड कीप ट्राई अंटिल सक्सेस। हर एक चीज को आप समझे, आगे बढ़ने का करेंगे। लास्ट, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल। कुछ पॉइंट नेक्स्ट स्लाइड पे है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन आपका जबरदस्त होना चाहिए। आपकी लैंग्वेज में बोले तो किसी भी इंसान को बॉटल में उतारने वाला चाहिए, आंख में आंख डाल के बात करने वाला चाहिए। याद रखो, अगर आप किसी भी इंसान को अगर बॉटल में उतार सकते हो, आंख में आंख डाल के बात कर सकते हो, आप एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकते हो भाई। आगे बढ़ते हैं। ओके, एक्सप्लेन आइडिया क्लियरली, प्रमोट अ प्रोडक्ट एफिशिएंटली। यानी कि जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, आपके टीम मेंबर्स को बताओ, आपके लोगों को बताओ, जो भी लोग आपसे जुड़े हो उन तक आपके आइडियाज को पहुंचाओ। अगर मेरा आइडिया आप लोग समझ नहीं पा रहे, मेरा आइडिया मेरे टीम के मेंबर्स नहीं समझ पा रहे, तो मेरा आइडिया कुछ काम का नहीं है। आई एम नॉट अ गुड एंटरप्रेन्योर। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स, वर्क एथिक्स आपके वर्क के रूल्स एंड रेगुलेशन वो काफी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हैंड राइटिंग एंड डेडिकेशन, ओके हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेशन, रेडी टू पुट एक्स्ट्रा आवर्स, फोकस ऑन वर्क ऑलवेज। ओके ना, सिंपल वर्ड से पैशनेट, भाई करना ही है, खत्म करना ही है। बहुत सारी चीजें आएंगी, करना ही है, बराबर ना। अगर ये वर्ड आपके दिमाग में आ गया, भाई करना ही है, कहानी खत्म, आपको कोई रोक सकता नहीं है। लव द विजन, बताया मैंने आपको, मैंने काम ऐसा हो करने का मन करे, वर्क बियॉन्ड द मनी, मोटिव, ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव बिजनेस। याद रखिए भाई, एमपीएल को और बेहतर बनाने के लिए मैं रोज रात में 2 घंटा 3 घंटा कुछ ना कुछ सोचते ही रहता भाई, और क्या करे और क्या करे और क्या करे, स्टूडेंट्स के लिए और क्या करे। याद रखे,
जब तक कि आप बिजनेस में हो, जब तक कि आप कोई भी चीज में हो, आप उससे मोहब्बत नहीं करेंगे, आप अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते नहीं है। आई होप सो कीवर्ड्स शुड बी हेल्पफुल फॉर योर बिजनेस। ओके, तो मैं आगे आपको क्लियर हुआ? पक्का? आगे बढ़ते। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ओके, वही इनोवेशंस, ऑलवेज बी इनोवेशन, जो हमने ऊपर पढ़ा है वही है इनोवेशंस। Introduction of a new product, method, technology, research and development focus. Entrepreneurship is innovation. अगर आप इनोवेशन नहीं करेंगे तो आप अपना मार्केट में आप टिक नहीं सकते। याद रखें, ऑलवेज डू इनोवेशन, कुछ नए आइडियाज के साथ में आए। सबका ध्यान यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, हमारे यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट फोकस। आगे बढ़ते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन। आगे बढ़ते तो इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? पैसा। पैसों के बारे में सोचे, सिर्फ वेलफेयर ही नहीं पकड़ के चले। आपको ये भी ध्यान देना है कि आपका पैसा बहुत जरूरी है किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए। प्रोड्यूस गोल्ड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, डू अर्न लेबर एंड प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स जरूरी है, बिना प्रॉफिट्स के आपका बिजनेस चलने वाला नहीं है। आप लोगों को पढ़ा रहे हो लेकिन पैसा नहीं आ रहा है, कभी ना कभी बीवी बोलेंगी, भाई क्या कर रहे हैं, पैसा ला के दो, बच्चे की स्कूल की फीस भरनी है, लाइट के बिल्स भरने हैं। अब ना इतना पैसा बहुत जरूरी है किसी बिजनेस के अंदर। याद रखें, सक्सेसफुल बिजनेस वही है जो पैसा कमा के दे। आगे बढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन की आप बिल्डिंग मतलब अगर बिल्ड ना करें, ऑर्गेनाइजेशन को आप बिल्ड करें। ऑर्गेनाइज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ मैन, मनी एंड मटेरियल। खत्म। अगर आप मैन, मनी एंड मटेरियल को सही से आप अरेंजमेंट आप करना सीख गए, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल रन कर सकते हैं। क्रिएटिव एक्टिविटी, क्रिएटिव सपोर्ट, इनोवेशन, प्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू आइडिया एंड सक्सेसफुल, अच्छा यूजफुल। ठीक है, इतना। आगे बढ़ते हैं, मैनेजर स्किल एंड लीडरशिप, एबिलिटी टू लीड एंड मैनेज पीपल, डिसीजन मेकिंग एंड प्लान स्किल रिक्वायरमेंट। आई होप सो इसको समझाने की जरूरत नहीं पड़े, जहां समझाने की जरूरत पड़ रही है वहां मैं समझा रहा हूं। बाकी वर्ड्स मैंने ऐसा चुना हूं कि अगर आप सिर्फ वर्ड्स भी पढ़ लेंगे आपके दिमाग में छप जाएगा। आगे बढ़ते हैं, स्किलफुल मैनेजमेंट, हमारे पापी हमने पढ़ा, हमने रिस्क बेयरिंग, ऑलवेज बिजनेस मीन रिस्क, नो इश्क। इश्क मतलब वो नहीं भाई, इश्क मतलब ये इश्क। अगर रिस्क नहीं लेंगे तो भाई ये आने वाला नहीं है। तो यहाँ पे याद रखें, एंटरप्रेन्योर बेयरिंग अनसर्टन एंड रिस्क एंड फ्यूचर प्राइस एंड प्रॉफिट आर अनसर्टन। ओके, मेरी बात। गैप फिलिंग फंक्शन, एक एंटरप्रेन्योर को गैप फिलिंग करना आना चाहिए। टाइम्स का, एम्प्लॉइज का, हर एक चीज का गैप फिलिंग करना आना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में है। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड आगे जो हो गया, चाहिए चलो डन। आई होप सो समझ में आपको आया रहेगा। ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है। आइडेंटिफाई द मार्केट गैप्स, रिमूव डिसीजन। हाँ, मार्केट गैप्स को थोड़ा मैं अंडरलाइन करूं। आई होप सो आपको एक चीज पता रहेगी, मैंगो का जो बिजनेस करता है वो सिर्फ 3 महीने ही होता है सब, बाकी फिर 9 महीने वो क्या करता है खेती में। और एक और बात, जहाँ पे मैंगो होता है वहां पे कुछ और चीज हम उगा भी नहीं सकते। कि मैंगो की खासियत है, जहाँ पे हम कोई चीज और उगाए तो कुछ वहाँ के जो मामला थे वो ऐसे हो जाते हैं कि अगर हम चिक्कू उगाते हैं तो उसके अंदर जो कीड़े पड़ जाते हैं या कुछ और होता है, कुछ और पड़ जाता है। तो बहुत सोच समझ के आपको चूज करना पड़ता है कि इन 9 महीने हम क्या करें। बराबर ना इतना। इसी को तो कहते हैं गैप फिलिंग फंक्शन, यानी कि आपके बिजनेस, ये बात मान के चले कि आपका बिजनेस साल के 12 महीने चलने वाला नहीं है। अब एग्जांपल, कोचिंग जो है मार्च अप्रैल में लगभग बंद होती है, तो ये 3 महीने के जो अखराजात है, आपके जो एक्सपेंसेस है वो ऐसे ही रहते हैं ना। तो ये आपको पे करना आपको आना चाहिए, तभी आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, ना एंटरप्रेन्योर बन सकते नहीं है। तो आई होप सो सबको आया रहेगा। लेट्स टॉक अबाउट एग्रो टूरिज्म। एग्रो मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर। खत्म होगी बात, क्या होता है? एग्रीकल्चर। व्हाट इज मीन टूरिज्म? टूरिज्म, घूमना फिरना, बराबर है इतना। एग्रीकल्चर को लोगों तक पहुंचाओ और हम उनको लोगों को घुमाओ फिराओ, एग्रीकल्चर। खत्म होगी बात, यही है। ठीक है, आइए पढ़ते क्या लिखा है। एग्रो टूरिज्म डिफाइनेशन दिया है, इज अ कमर्शियल एक्टिविटी। कमर्शियल मींस आप जब कोई एग्रो टूरिज्म करते हो, दैट सर्टेन फीस जो स्टूडेंट्स पे करती है, बराबर ना इतना, स्टूडेंट्स पे करते हैं।
Agro-tourism is a commercial activity at working farm, conduct the visitor enjoyments and generate the additional income for farmers. Are you getting my point? समय आपको आया? फार्मर्स के लिए जो 6 महीना 5 महीना जो सूखा पड़ा रहता है, ये वही पीरियड में हम लोगों तक पहुंचाए और उस बिजनेस में हम उनका फार्मर्स के ग्रोथ का साथ दे ताकि उनको एक सर्टेन इनकम मिले. ओके, आगे बढ़ते. एग्रो टूरिज्म इन महाराष्ट्र, आपकी महाराष्ट्र गवर्नमेंट एग्रो टूरिज्म को बहुत प्रमोट कर रही है क्योंकि ये देखा गया है, फार्मर सुसाइड्स देखा गया है, बिना वजह की बारिश सूखा दिया देखा गया है, तो इससे प्रोडक्टिविटी जो होती है एग्रीकल्चर की काफी कम आपको देखी गई है. तो इसका सोल्यूशन यही है, एक आपका पैरेलल इनकम. पैरेलल का मतलब होता है एक ऐसी इनकम जो कि आपकी एग्रीकल्चर ही में मिले लेकिन एग्रीकल्चर के अलावा मिले. तो वहां पे हमने लोगों तक, शहर वालों को हमने बुलाया, आप आइए हमारा गांव देखिए, आपकी फीलिंग लीजिए गांव वाली, आप यहाँ पे मच्छी पकड़े, यहाँ पे आप अपने फ्रेश फूड खाए, साफ एयर लीजिए और एक पूरी 2 दिन 3 दिन आप गांव वाली फीलिंग ले ताकि आपको भी अच्छा लगे और हमें थोड़ी सी इनकम हो. आइए लिखा है प्रोवाइड एडिशनल इनकम टू फार्मर, जो मैंने बोला वही लिखा हूं. प्रमोट रूरल डेवलपमेंट, सपोर्ट एग्रीकल्चर इकोनॉमी, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड प्रिजर्व रूरल कल्चर एंड ट्रेडिशन. लोगों तक पहुंचे भाई हम है क्या, ठीक है ना इतना. ओके, याद रखे कुछ पॉइंट्स. नंबर 1, इसमें क्या क्या हम लोग करते हैं, मैंने थोड़ा पॉइंट्स मैंने डाल दिया हूं, आपके पैराग्राफ दिया हुआ है तो मैं कुछ पॉइंट डालो मैंने यहाँ पे. आउटडोर रिक्रिएशन, ट्रैकिंग करते, फिशिंग करते, हाउस राइडिंग करते, वाइल्ड लाइफ स्टडी करते. अगेन ये मैंने पॉइंट्स दिया हो, आपको अपनी इंग्लिश की शक्तियों से यहाँ पे इसको वर्ड सेंटेंस बनाना है, बराबर ना, इतना याद रखें. एजुकेशन एक्सपीरियंस, राइस प्लांटेशन, कुकिंग ऑफ कुलचा, कुकिंग ऑन कुलचा. कुलचा मतलब क्या बोलते हैं इसको, चूल्हा. सॉरी कुलचा चूल्हा सॉरी यार, कुकिंग ऑन चूल्हा. और मिट्टी के अपना इस पे चूल्हे में हम ना विदाउट गैस पुराने लोग करते थे ना भाई, खाना ना चूल्हा. ओके, मेकिंग काव, दूध निकालना काव का एंड ऑल. ओके, एंटरटेनमेंट, हार्वेस्ट फेस्टिवल एंड रूरल गेम्स. ओके, हॉस्पिटलिटी सर्विसेज लाइक farm stay, guide tour and sales activity like selling farm products, you pick and fruits and roadside farm stand. Okay, and all. यानी कि इन सिंपल वर्ड यहाँ पे एग्रो टूरिज्म को महाराष्ट्र गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है और इसके ऊपर 100% आपके एग्जाम्स पूछ सकते हैं. याद रखें, आप लोगों का कोशिश किया गया एक पॉइंट्स डालने के लिए. आई होप समय आपको आया रहेगा. ठीक है, 3rd चैप्टर कंप्लीट, पक्का. स्टॉप कर दो. लेट्स कंप्लीट द 4th टॉपिक. ओके, सबका ध्यान यहाँ पे. 4th चैप्टर जो आपका है ये है बिजनेस सर्विसेज. अगेन बहुत लेंथी चैप्टर है एंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है. अगर इसको आपने पढ़ लिया तो लाइफ झिंगा वाला. हाँ एग्जैक्टली, ये 4th चैप्टर है. 4th चैप्टर के अंदर आप मैक्सिमम चीजों को पढ़ना है. स्किप आप कुछ चंद चीजें ही कर सकते हैं. तो जितनी चीजें मैं स्किप कर सकता था उतना मैंने कर चुका हूं, लेकिन बाकी चीजों पे ध्यान यहाँ पे. ठीक है, आइए. बिजनेस सर्विसेज 4th चैप्टर आपका है, जिसके अंदर फर्स्ट सर्विसेज जो आपकी है वो है बैंकिंग सर्विसेज. ओके, मीनिंग क्या है हमारा, बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डील विथ डिपॉजिट्स, एडवांस, अदर फाइनेंस सर्विसेज. इट्स प्रोवाइड द वे सर्विसेज रिलेटेड टू द मनी एंड फाइनेंशियल नीड ऑफ कस्टमर. एक जगह से पैसा लेना, एक जगह को पैसा देना. ये डील करती है मनी एंड मनी ओनली. मनी के अलावा किसी और चीज में ये काम करती नहीं है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? समझा आप लोग को? आगे बढ़ते. अब यहां पे डिफाइन दिया गया एज पर द इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. बैंकिंग मीन्स accepting deposit of a money from the public for the purpose of a lending or investment, repayable or demand or otherwise withdrawal by the check, draft, order or otherwise. Getting my point? समझ में आया आपको इतना? इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया हूं ताकि आपको आसान हो जावे याद करने में. गेटिंग, यस और नो? पक्की बात. आगे बढ़ते.
अभी हमारा आएगा अगला क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ बैंक। टाइप्स ऑफ बैंक के अंदर हमारे जो बैंक हमारे होते हैं वो 9 किस्म के हमारे बैंक है। नंबर 1 सेंट्रल बैंक, नंबर 2 कमर्शियल, नंबर 3 कॉर्पोरेट। आर यू गेटिंग? चलो आ जाइए, लेट्स टॉक अबाउट इन द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक इज द अपेक्स बॉडी ऑफ अपेक्स बैंक इन अवर कंट्री, यानी कि आपकी कंट्री के अंदर एक सिंगल ही हमारी बैंक होती है जो पूरी बैंकिंग सिस्टम को क्या करती है, रेगुलेट करती है, गवर्न करती है ना। हमारे इंडिया के अंदर उसको हम किस नाम से बुलाते हैं? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। याद रखना, पूछ सकता है, ध्यान यहां पे। इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो काम क्या क्या करती है सर? फंक्शन फ्रेमिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इशू करेंसी नोट, बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड बैंकर्स बैंक। मैंने पॉइंट्स को जितना हो सकता है उतना मैंने छोटा किया हूं ताकि एग्जाम में फटाक से आपको क्लिक हो जाए, ठीक है। कमर्शियल बैंक क्या करती है सर? कमर्शियल बैंक जो है इकोनॉमिक को रन करने में हेल्प करती है। अब कमर्शियल बैंक क्या करती है? एक बंदे से उसके जेब से पैसा निकालती है और उस बंदे को देती जिस बंदे को नीड हो। इससे क्या होता है? आपका इकोनॉमिक साइकिल जो होता है वो क्या होता रहता है? हमारा चलता रहता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा गिफ्ट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, गिफ्ट, लोन्स एंड एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विसेज देती है वो। टाइप्स आपके जो कमर्शियल बैंक के हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड फॉरेन बैंक। याद रखें, इन बैंकों को आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको याद रखना है। कोऑपरेटिव बैंक क्या होती है सर? रजिस्टर अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। ओके, हमारा आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइड क्रिएट टू द फार्मर एंड अ स्मॉल यूनिट्स, पॉपुलर इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। ओके, बस दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ लिखने की आपको जरूरत नहीं है। लेवल्स यहां पे दिए हुए हैं। प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी नॉर्मली विलेज एरिया में आपको देखी जाती है, जिनका काम होता है आपके एकदम कम से कम इंटरेस्ट पे वुमेन्स को और फार्मर्स को क्या देना? लोन देना। ओके, और उनकी छोटी मोटी जो जरूरत है उनके लिए उनको पैसा देना। ओके, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट बैंक, अब डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक बोलाइए। डेवलपमेंट बैंक, इनका काम क्या होता है? इंडस्ट्री को डेवलप करना। अब इंडस्ट्री को डेवलप आप क्या कैसे करेंगे सर? लोन देके। किसे लोन देंगे सर? इंडस्ट्री को लॉन्ग टर्म हम लोन देंगे इनको। प्रोवाइड अ लॉन्ग टर्म लोन द फाइनेंस टू द इंडस्ट्री फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ फॉर एक्सपांशन। क्या बोला बेटा मैंने आपको? सिर्फ मैंने पॉइंट दिया, आपको यहां पे क्या लगाना है? इंग्लिश की ताकत। इसका आपको जितना आप एक्सपांड कर सको उतना आपके लिए अच्छा। सपोर्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ओके, एक्सचेंज बैंक क्या करती है सर? नामी वर्ड क्या दिया हमारा? एक्सचेंज। तो ये सपोर्ट किसको करेंगी? इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर्स को। किसके लिए सर? फॉर द एक्सचेंजिंग ऑफ मनी, करेंसी। बराबर, इतना वही लिखा मैंने यहाँ पे। डील इन फॉरेन एक्सचेंज, प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड। इसके अंदर आप जो पॉइंट्स मैंने आपको कहा हूं वो भी इसमें आप ऐड कर सकते हो। रीजनल रूरल बैंक, पहला वर्ड क्या दिया बेटा हमारा? रीजनल। ये कहां पे डालेगा? हमारा गांव खेड़ों के अंदर। ये काम किस पे करेगा? फार्मर्स पे। इनको क्या देगा? ये लोन देगा। आइए देखते हैं। प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज इन रूरल एरिया। गांव खेड़ों के अंदर बहुत से लोग को इतना पढ़े लिखे नहीं होते, तो इसका जो सिस्टम होता है, बैंकिंग सिस्टम बहुत इजी होता है, बहुत आसान होता है, ताकि कैसा भी आप अपना पैसा निकाल सको, डाल सको, और बहुत इजी तरीके से किया जाता है। सपोर्ट एग्रीकल्चर एंड स्मॉल बिजनेसेस। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा सेविंग बैंक। सेविंग बैंक नॉर्मली पोस्ट ऑफिस। ओके ना, इसमें होता क्या है? आपके एक जगह से पैसा निकालना, कि पैसा जब निकलेगा तो ही इकोनॉमी में जाएगा, अगर पैसा निकलेगा ही नहीं तो इकोनॉमी में जाएगा वो नहीं। सर्कुलेशन में आने के लिए पैसा निकलना बहुत जरूरी है। तो वहीं पे एक बैंक को प्रमोट, सिस्टम को प्रमोट किया जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? उसको हम लोग कहते हैं आपका सेविंग बैंक। इंकरेज सेविंग हैबिट्स एंड एक्सेप्ट द स्मॉल डिपॉजिट्स लाइक अ पोस्ट ऑफिस। ओके,
इन्वेस्टमेंट बैंक, यहां से पैसा लिया, अब यहां को पैसा लगाएंगे, देंगे नहीं, क्या उन्हें लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये इन्वेस्टमेंट नॉर्मली कौन करता है? बैंक्स करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ यू, हेल्प योर कंपनी टू राइज कैपिटल एंड डील इन सिक्योरिटीज। अब सिक्योरिटीज को डिफाइन में कॉमर्स के स्टूडेंट्स को नहीं करूंगा, ठीक है? इतना आगे बढ़ते। स्पेशलाइज्ड बैंक, अब यहां पे एक्सिम बैंक और नाबार्ड बैंक। नाबार्ड की जगह पे आप रीजनल रूरल बैंक है उसको आप लिख सकते हो, और एक्सिम बैंक हमारा जो एक्सचेंज बैंक है वो आप उठा के लिख दो, काम आपका हो जाएगा। तो आई होप सो कि टाइप्स ऑफ बैंक आपको समझ में आया रहेगा। बहुत शॉर्ट डिफाइन किया हूं मैंने, बहुत लेंथी क्वेश्चन ही है, लेकिन आपको ये 2 से 3 मिनट के अंदर फटाक से क्लिक होना चाहिए एग्जाम के अंदर। आगे बढ़ते। प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, एग्जाम में आ सकता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी, 2 फंक्शन होता है, लेकिन सिर्फ मैंने चुनाव प्राइमरी को। प्राइमरी के आने के चांसेस है, सेकेंडरी भी आ सकता है। अगर आप 80 की आप उम्मीद कर रहे हो तो सेकेंडरी को छोड़ना नहीं है, लेकिन प्राइमरी को पकड़ के भी चलना है जो बच्चे 50-60 वाले हैं। आइए चलो आगे बढ़ते। प्राइमरी फंक्शन आर द कोर बैंकिंग फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक, जिसके अंदर हम एक्सेप्टिंग डिपॉजिट करते हैं और गिविंग लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं, बराबर इतना। जब भी हम एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स की बात अगर हम करते हैं, पहला हमारा आता है आपका टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट्स के अंदर पहला हमारा आता है मनी इज रिपेड आफ्टर द फिक्स पीरियड। मनी आपका जो है एक फिक्स पीरियड के बाद ही आपको वापस दिया जाएगा, उससे पहला आपका अकाउंट क्लोज नहीं होगा। दिमाग की बात घुसी, पैसा लगाया जाएगा लेकिन ओपन होगा एक ही बार। आगे बढ़ते, पहला इसमें आता है एफडी, इसे हम क्या कहते हैं? फिक्स डिपॉजिट। जब भी हम फिक्स डिपॉजिट की बात करते हैं, लमसम अमाउंट आप फिक्स पीरियड के लिए आप क्या करते हो? इन्वेस्टमेंट करते हो, बैंक के अंदर रखते हो, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है हमारे यहाँ पे। विड्रॉवल बिफोर द मेजोरिटी रिड्यूस द इंटरेस्ट, एक टाइम देते हैं, उस टाइम में आपको दिया जाएगा पैसा वापस। अगर टाइम से पहला आप कूपन करते हो तो आपको जितना आप एक्सपेक्टेशन आप कर रहे हो उतना आपको मिलेगा नहीं। लोन कैन बी टेकन अगेंस्ट द एफडी, ये लाइन याद रखना, सिर्फ ये एक लौता अकाउंट है जिसके अगेंस्ट में आपको लोन मिल सकता है, ओके ना? ये एक लौता अकाउंट है जिसके अगेंस्ट में आपको क्या मिल सकता है बेटा? हमारा लोन। थोड़ा जब मैंने स्टडीज किया तो ये लाइन मुझे मिली, तो ये लाइन शायद अगर टीचर अगर है तो वो ट्रू फॉल्स में डाल सकता है, ठीक है ना? इतना। रिकरिंग बैंक, रिकरिंग बैंक मतलब क्या होता है बेटा हमारे यहाँ पे? डिपॉजिट्स मेनी टाइम, विड्रॉवल वन टाइम। डिपॉजिट मेनी टाइम, विड्रॉवल्स वन टाइम। फिक्स अमाउंट डिपॉजिट मंथली, हर मंथली हम क्या करते हैं बेटा? हम यहाँ पे डिपॉजिट्स करते जाते हैं। सुटेबल फॉर सैलरीड पर्सन, इंटरेस्ट सिमिलर टू एफडी बट लेस देन एफडी। एक लाइन ऐड करता बेटा हमारा पे, इंटरेस्ट मतलब एफडी के जैसा इंटरेस्ट मिलेगा लेकिन लेस देन एफडी। अमाउंट पेड आफ्टर द मैच्योरिटी, अमाउंट पेड आफ्टर द मैच्योरिटी, जो आपका डेट होता है उसके बाद ही पैसा आपको मिलेगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? हमारा टाइम डिपॉजिट। क्या कहते हैं? टाइम डिपॉजिट। जब डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? जब मुझे चाहिए मुझे पैसा चाहिए, जब मुझे चाहिए मुझे पैसा चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आगे इसके अंदर 2 टाइप के आपको अकाउंट मिलेंगे। पहला अकाउंट कौन सा बेटा हमारा है? सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट कौन ओपन कर सकता है सर? हमारा सैलरीड, रेगुलर इनकम, इन शॉर्ट एनी पर्सन। क्या लगाना है? एनी पर्सन, बराबर इतना। एनकरेज सेविंग हैबिट्स, लिमिट विद विड्रॉवल्स एंड डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन विड्रॉवल की क्या मिलेंगे बेटा हमारे यहाँ पे? लिमिट। एक सर्टन अमाउंट पे आके बैंक आपको बोल देगा कि ये महीने की विड्रॉवल्स आपकी क्या हो चुकी है? पूरी। क्योंकि इसका मेन पर्पस क्या है? आपका सेविंग को प्रमोट करना। गेटिंग? आगे बढ़ते हैं। हमारा लो इंटरेस्ट मिलेगा लेकिन एज कंपेयर टू अपना आरडी एफडी कम रहेगा। एटीएम बुक देंगी, चेक देगा आपको, एटीएम का कार्ड देगा, चेक बुक और पासबुक फैसिलिटी आपको यहां पे मिलेगी। क्लियर हो गया? इतना रिवीजन हो गया आपका। आगे बढ़ते। करंट अकाउंट के अंदर कौन ओपन करेगा? ओनली एंड ओनली बिजनेस फर्म, बिजनेस के अलावा और कोई ओपन करेगा नहीं। नो रिस्ट्रिक्शन एंड डिपॉजिट ऑफ विड्रॉवल,
जितना चाहे डिपॉजिट करो, जितना चाहे डिपॉजिट पैसा निकालो, कोई इंटरेस्ट मिलने वाला नहीं है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल, यहां पे आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाएंगी और मंथली स्टेटमेंट आपको यहां पे प्रोवाइड होगा। याद रखें, हाँ चेकबुक भी दिया जाएगा, एटीएम कार्ड भी दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पासबुक यहाँ पे दी जाएंगी नहीं। क्यों सर? यहाँ पे ट्रांजैक्शन बहुत हैवी होते, तो यहाँ पे आपको मंथली स्टेटमेंट आपको यहाँ पे मिल जाते स्टेटमेंट फॉर्म में। आर यू गेटिंग? ये तो हमारा हो गया आपका प्राइमरी का फर्स्ट पार्ट, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। सेकेंड पार्ट हमारा होगा ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांस। बैंक प्रोवाइड फंड्स टू द बिजनेस एंड इंडिविजुअल। लॉन्ग टर्म फंड हमारे लोन हमारा होता है, पहला आता है लॉन्ग टर्म फाइनेंस, 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर, जिसके अंदर हम कोई ना कोई चीज मॉर्गेज रखते हैं, एक अपना अमाउंट हम सामने वाले को देते हैं और उसके बदले में हम उनसे क्या चार्ज करते हैं भाई? इंटरेस्ट चार्ज ऑन अ सैंक्शन अमाउंट। ओके, हाँ, कैन विड्रॉल फुल और इंस्टॉलमेंट। बहुत से जो अपना बैंक से जो लोन इनको दिया जाता है, वो अगर चाहे तो फुल्ली विड्रॉ भी कर सकते हैं और पार्टली विड्रॉ भी कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म याद रखे बिना मॉर्गेज के। मॉर्गेज लगा है गिरवी, क्या है? गिरवी। बैंक आपको टर्म लोन्स नहीं देगा। गेटिंग अ पॉइंट? इसके अलावा आपको शॉर्ट टर्म लोन जो हमारे होते हैं वो 3 टाइप के हमारे होते हैं, कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। कैश क्रेडिट, क्रेडिट कार्ड, आप क्रेडिट कार्ड स्क्रैच करो, बैंक का पैसा आपको कुछ वक्त के लिए मिलेगा, बैंक का पैसा आपको सर्टेन टाइम के बाद आपको वापस देना है। बैंक ओवरड्राफ्ट जस्ट लाइक दैट, आपको अपने बैंक से एक्सेस अमाउंट निकालने की परमिशन मिलती है आपको। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, आप अपना कोई किसी ड्रॉवी का जो बिल रहेगा और वक्त से पहला अगर उस पैसा चाहिए आपको और बिल को जाके डिपॉजिट करे, आपको बिल का पैसा मिल जाएगा कुछ अमाउंट काटने के बाद में। इसमें आप चाहे तो जो आप चाहे आप लिख सकते हो, ठीक है इतना। सेकेंड सर्विस हमारी जो आती है वो हमारी आती है इंश्योरेंस सर्विसेज। इंश्योरेंस क्या है सर? हमारा इंश्योरेंस अगर कोई फाइनेंशियल लॉस अगर होता है, अगर कोई फाइनेंशियल लॉस अगर होता है तो इस फाइनेंशियल लॉस को कवर करेगा। अगेन आई एम सेइंग, क्या बने? फाइनेंशियल लॉस को कवर करेगा, उसके अलावा नहीं। एश्योरेंस फॉर द फाइनेंशियल लॉसेस, इस लाइन को याद रखना, एश्योरेंस फॉर द फाइनेंशियल लॉसेस, बराबर इतना। आइए पढ़ते हैं। इंश्योरेंस इज द मीनिंग ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फाइनेंशियल लॉस ओनली। ये किसी इंसान की जान नहीं वापस फूंक सकता, वो जला हुआ सामान वापस नहीं ला सकता, वो सामान जो डूब गया वो वापस वो समुद्र से निकाल नहीं सकता। वो सिर्फ क्या करेगा? फाइनेंशियल लॉस को क्या करेगा सर? मिनिमाइज करेगा, कवर करेगा। इट इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। हु इज द इंश्योरर? LIC कंपनी, LIC, बराबर इतना। हु इज द इंश्योर्ड? इमरान सर। अगर मैं LIC कंपनी से इंश्योरेंस लिया तो LIC कंपनी मेरे लिए क्या बन गई? इंश्योरर, और मैं क्या बन गया? इंश्योर्ड। कहानी खत्म। आगे बढ़ते बेटा हम लोग यहाँ पे, द इंश्योरर पेड अ प्रीमियम, मैं उसे क्या पे करूंगा? फीस। उस फीस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीमियम। द इंश्योरर कंपनसेट फॉर द लॉसेस, अगर मेरी लाइफ या मेरी प्रॉपर्टी में कोई अगर चीजें होती है तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे कंपनसेट करेगा। कहानी खत्म। आगे बढ़ते, कुछ टर्म्स को आपको याद रखना है। इंश्योर, पर्सन प्रोटेक्टेड, इमरान सर। इंश्योरर, कंपनी गिवन प्रोडक्शन, LIC। प्रीमियम, पैसा जो पे करते हैं वो। पॉलिसी, जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है हम दोनों के बीच में। क्लेम, जो भी कंपनसेट कंपनी करती है, डिमांड ऑफ कंपनसेशन। प्रपोजल, एप्लीकेशन ऑफ इंश्योरेंस। सब्जेक्ट मैटर, लाइफ, प्रॉपर्टी और इंश्योर, किस वजह से ले रहे हैं। कहानी खत्म। समझे? एकदम एग्जैक्ट वर्ड में डिफाइन किया, सिंगल वर्ड में। दिमाग में रखो, इंग्लिश की ताकत दिखाओ, आगे पीछे इस वॉच लगा के आ जाओ। हाँ खत्म। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, अरे भाई सबसे ज्यादा पॉपुलर टॉपिक। ओके, याद रखिए, कुछ माइंड ट्रिक दिखाया मैंने यहां पे, लिख देना। पहला हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑटमोस्ट गुड फेथ, एक दूसरे पे भरोसा, एक दूसरे पे भरोसा, कुछ भी ना छुपाए, हर एक चीज जो जरूरत है वो डिस्क्लोज करें। बोथ द पार्टी मस्ट डिस्क्लोज ट्रू इंफॉर्मेशन,
नो हिडन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स खाता हूं। 2 पॉइंट हो गया, इस पे इस बहुत ज्यादा लगा दो, हो गया आपका आंसर। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, द इंश्योर्ड मस्ट बी हैव द फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। वजह क्या है, वजह क्या है? मस्ट एग्जिट एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी। आपको पता होना चाहिए क्यों ले रहे। आगे बढ़ते, प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी, एक्चुअल लॉस, प्रिंसिपल ऑफ एक्चुअल लॉस, थैंक यू। प्रिंसिपल ऑफ एक्चुअल इंडिमिनिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ एक्चुअल लॉस। इंश्योरेंस इज अ कंपनसेट ओनली फॉर एक्चुअल लॉस, नॉट एप्लीकेबल फॉर टू द लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि एक्चुअल लॉस किसी जिंदगी का निकाल सकते नहीं है। आगे बढ़ते, प्रिंसिपल ऑफ सब्जुगेशन, ओनर कौन, मालिक कौन, क्या मैंने, मालिक कौन। आफ्टर द कंपनसेशन ओनरशिप राइट्स ट्रांसफर टू द इंश्योरर। गाड़ी मेरी, पुरानी गाड़ी तुम लेके घूमो, मुझे पड़ी नहीं, ठीक है ना इतना। मैं कौन सी गाड़ी का ओनर, नई गाड़ी का ओनर, बराबर इतना। आगे बढ़ते, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, इफ इंश्योरेंस फॉर द मल्टीपल कंपनी द लॉस शेयर प्रोपोर्शनेटली। अगर मैंने कहीं कंपनी से इंश्योरेंस लिया हूं और खुद आगे आग लगा दिया अपनी कंपनी में, तो हर इंश्योरेंस कंपनी मुझे पूरा पूरा कंपनसेट नहीं करेंगी, टोटल आप देखेंगे और जितना आपका होगा मुकम्मल बना के आप क्या करेंगे बेटा, करेंगे आप कंपनसेट करेंगे। एग्जांपल के तौर पे मैंने 2-2 लाख का मैंने 4 कंपनी से इंश्योरेंस लिया, 2 लाख का मेरा सामान जल गया, तो हर कंपनी से 2-2 लाख नहीं मिलेगा। चलिए लेट्स स्टार्ट अपना कंटिन्यू करेंगे हमारा प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉसेस। आपका इंश्योर मस्ट ट्राई टू रिड्यूस द लॉस। बताया मैंने, आग लग रही है तो खड़े रह के आमिर खान ना बनो, आप जाइए एटलीस्ट कम से कम आप रिएक्ट तो करें, पानी डाले, रेती डाले, ताकि आपका लॉस कम से कम हो। ओके, कोशिश करें, ट्राई टू रिड्यूस द लॉस, बचाने की कोशिश करें। प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा, कंपनसेशन डिपेंड अपॉन द नियरेस्ट कॉज ऑफ लॉस। जिसका इंश्योरेंस लिया गया है उसी का पैसा मिलेगा। अगर आप चोरी का, अगर आप अपने एग्जाम्पल के तौर पे आपने फायर इंश्योरेंस लिया है और चोरी हो जाती है और चोरी होने के बाद चोर आग लगा देता है, तो आपको फायर इंश्योरेंस मिलेगा नहीं, लेकिन जिस वक्त आग लगी उस तारीख में गोदाम में कुछ भी नहीं था और आपने इंश्योरेंस किसका लिया, आपने फायर का, तो आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा नहीं। आई होप सो समझ आपको आया रहेगा। ओके, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का तो हमारा हो गया है। चले आइए टाइप्स ऑफ अपना लाइफ पॉलिसी। अगर हमारे यहाँ पे 3 तरीके के हमारे यहाँ पे आपको इंश्योरेंस देते मिलेगा, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस। तो चलिए फटाफट हम लाइफ इंश्योरेंस हम लोग आ जाते हैं हमारे यहाँ पे। A life insurance policy, the contract between the insured and insurer, under which the insurer agreed to pay a sum insured either on the death of insured or maturity of the policy. अगर मैं मरा तो पैसा मेरे घर वालों को मिलेगा, एक टाइम होता है, अगर टाइम पे पहले हमने नहीं मरा तो पैसा मुझे मिलेगा, मैं जाऊंगा दुनिया घूमने के लिए। आगे बढ़ते, ठीक है ना इतना। Rated for the premium of the paid insurer, types of लाइफ इंश्योरेंस हमारे यहाँ पे है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में आएगा। पहला हमारा आएगा होल लाइफ पॉलिसी। हर एक को मैंने 2 से 3 मैंने अपना सेंटेंस में स्मार्ट पॉइंट में मैंने कन्वर्ट किया हूं ताकि किसी पढ़ लेवे दिमाग में घुस जाए। कवर एंटायर लाइफ ऑफ इंश्योर, मनी पेड ओनली आफ्टर द डेथ, प्रीमियम जनरली लो। यानी कि आपका कोई यहाँ पे टाइम पीरियड नहीं है, आपका शुरुआत से लेके एंड जब तक आप मरते नहीं है, और पैसा सिर्फ घर वालों को ही मिलेगा, पैसा आपको मिलने वाला नहीं है। आगे बढ़ते,
एंडोमेंट पॉलिसी क्या होती है सर हमारी यहाँ पे? फॉर द स्पेसिफिक पीरियड सम एश्योर बोनस पेड ऑन द डेथ और अ मैच्योरिटी। इसका एक टाइम तय आपका होता है, इसका मैच्योरिटी थोड़ी अपना प्रीमियम थोड़ी हाई होती है इसकी। आपका पैसा या तो आपको डेट जो दी गई है, जिंदा बच गए पैसा आपको मिलेगा, अगर कुछ हो जाता है तो आपके घर वालों को, और ऐसे बोनस आपको मिलेगा। टर्म लाइफ इंश्योरेंस अगेन फिक्स पीरियड पॉलिसी, लो प्रीमियम, बेनिफिट पेड ओनली इफ दैट ऑकर ड्यूरिंग द टर्म। ठीक है, इतना की पॉइंट्स याद रखे भाई, की पॉइंट्स याद रखे आप लोग। एन्युइटी पॉलिसी, रेगुलर इनकम आफ्टर सर्टेन एज, लिंक पेंशन स्कीम। मनी बैक पॉलिसी, रेगुलर पेमेंट ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म, फुल सम इंश्योर पेड ऑन द डेथ। ओके, चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द चाइल्ड फ्यूचर एजुकेशन एंड मैरिज, सेविंग एंड प्रोडक्शन प्लान। केस स्टडी में ये आया है, केस स्टडी जो मैं दिया हूं उस समय इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया हूं। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा रिटायरमेंट प्लान, प्रोवाइड इनकम आफ्टर द रिटायरमेंट, कन्वर्ट इनटू द पेंशन एंड एन्युइटी। 8 यूएलपी यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, कंबाइंड इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिंक विद म्यूचुअल फंड। ओके, नॉर्मली इसके अंदर आपके जो बोलते ना बहुत से लाइफ इंश्योरेंस का पैसा फ्लक्चुएट होते रहता है, वो लेते हैं यूएलपी में। ओके, आई होप सो एलआईएफ का जो मेरे पॉइंट्स यहाँ पे है इसको इतना एक्सप्लेन करने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ भी आप लेंगे तो आपको दिमाग में घुस जाएगा। ओके, आइए मरीन इंश्योरेंस पे आते हैं। मरीन मतलब होता है पानी का ट्रांसपोर्टेशन। अब पानी के ट्रांसपोर्टेशन में कुछ भी मामला होते हैं, ये कौन सा इंश्योरेंस देखेंगे सर? हमारा मरीन इंश्योरेंस देखेंगे। ओके, आइए, मरीन इंश्योरेंस प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस कॉजेड बाय डेंजर ऑफ सी। अगर कोई भी चीज अगर समुद्र में होती है, उसके वजह से जो भी मामला अगर होंगे तो वो कवर कहां बेटा हमारा होगा? मरीन इंश्योरेंस के अंदर, जिसके अंदर कवर क्या क्या बेटा हमारा होगा? शिप, कार्गो, फ्रेट एंड पैसेंजर, ये सारी चीजें आपकी कंपनसेट होंगी। हाँ, इसके अंदर पोर्ट्स भी कंपनसेट होता है, तो कोर्ट में यहाँ पे लिखा मैंने नहीं हो। मरीन इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉसेस और डैमेजेस शिप, कार्गो और फ्रेट ड्यूरिंग द सी ट्रांसपोर्टेशन। अगर 2 मार्क का है, 2 मार्क का क्या एक्सप्लेन मरीन इंश्योरेंस, ये लाइन लिख के आना, 100% 2 मार्क मिलेगा। ठीक है, इतना डन। हाँ, हो रहा है क्या? लगा के रखो क्या? ठीक है, चलिए तो बोलेगा बोलना। टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस आ जाएगा बेटा हमारे यहाँ पे। ओके, टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस, मरीन मतलब अपना बात हमारी वही हो रही है। आपके सबसे पहला हमारा आता है वेक पॉलिसी। वेक पॉलिसी क्या हमारी होती है? कवर द स्पेसिफिक वेक, यानी कि आपका जो वैल्यूज होती है, क्या दे वैल्यूज, जो भी आपका प्रोडक्ट होता है, जो गुड्स होती है, हम उसकी बात अगर हम करें हमारा कि ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जो जर्नी होती है वो जर्नी को कवर करता है हमारा ये, हाँ है ना। आगे बोलते रिस्क स्टार्ट विद द शिप बिगिन एंड जर्नी, यानी जर्नी आपकी चालू हुई, आपका कॉन्ट्रैक्ट चालू, और कहां बेटा हमारा एंड होगा? जहां पे आपकी जर्नी आपकी कंप्लीट होंगी। ओके, टाइम पॉलिसी 1 साल का हमारा टाइम पीरियड है। नॉर्मली शिप्स का जो इंश्योरेंस होता है वो नॉर्मल क्या बेटा हमारा होती है? टाइम पॉलिसी ही हमारी होती है। मिक्स पॉलिसी कंबाइन ऑफ वेग एंड टाइम। बहुत सी जगह देखा गया कि हम लोग जो इंश्योरेंस निकलते हैं वो लंबे वक्त के निकलते हैं, तो वहां पे टाइम और वेग दोनों पॉलिसी का कॉम्बिनेशन एक पॉलिसी होती है, वो हम लेते हैं, हम क्या कहते हैं बेटा? कहते हैं मिक्स पॉलिसी। ओके, आगे बढ़ते हैं। वैल्यू पॉलिसी, नॉर्मली ये पॉलिसी आपकी प्रेशियस गुड्स के लिए ली जाती है, जस्ट लाइक पेंटिंग, आपके गोल्ड, डायमंड, और स्पेसिफिक की जाती है कि व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक गुड्स। ओके, ब्लैंकेट पॉलिसी कवर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या बोलते हैं प्रोडक्शन, वन प्रीमियम पेड एट द बिगिनिंग। ओके, यहां पे जितना होता है इसके अंदर आपका ओवरऑल कवरेज करता है, इसमें पोर्ट भी इंक्लूड होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पोर्ट रिस्क पॉलिसी कवर द रिस्क व्हाइल शिप इज एट अ पोर्ट।
अगर पोर्ट पे अगर शिप खड़ा है और लोड हो रहा है, ड्यू टू द लोड आपका कोई अगर चीज डैमेज अगर हो जाती है तो ये आपका कवर करके देगा। ओके, लास्ट हमारा है कंपोजिट पॉलिसी। टेक फ्रॉम द मोर देन वन इंश्योर, यूज व्हेन द इंश्योर अमाउंट इज हाई। टाइटैनिक का एक हुआ था एग्जांपल कि टाइटैनिक कंपनी, जिस कंपनी ने इंश्योरेंस दी थी, वो इंश्योरेंस टाइटैनिक डूबने के बाद बैंकरप्ट हो गई। तो जितने भी आपकी जो प्रेस्टिजियस आपका जो शिप्स होती है, उस शिप्स को मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनी मिलके क्या करती है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। ओके, ताकि अगर अन इंसिडेंट कोई एक्टिविटी हो तो यहाँ पे मल्टीपल कंपनी मिलके उसको कवर अप कर सके। ओके, सिंगल वेसल पॉलिसी कवर वन शिप ओनली। फिल्ट एंड बॉल पॉलिसी, फिल्ट क्या करता है बेटा हमारा, कवर मल्टीपल शिप एट वन टाइम। एंड ब्लॉक क्या करता है, कवर कार्गो इन ऑल ट्रांसपोर्टेशन मोड। कार्गो इन सेंस, कार्गो आपकी फैक्ट्री से निकलने से लेके दूसरी फैक्ट्री तक पहुंचने तक का वो पूरा कवर करता है। आई होप सो, समझ में आया आपको इतना, हाँ या ना? ओके, 2 मिनट। लेट्स कंप्यूटर अपना फाइनल टॉपिक ऑफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस। अब फायर इंश्योरेंस क्या होता है सर, हमारा मीनिंग थोड़ा पढ़ लेते हैं हमारा। द फायर इंश्योरेंस द कॉन्ट्रैक्ट इन विच द इंश्योरेंस एग्रीड टू indemnify, compensate the insurance against the loss or damages of property due to the fire। अब फायर में 2 चीज हमारी आती है, लाइटनिंग एंड एक्सप्लोजन भी कवर करता है, ठीक है ना? आग नहीं, अगर कोई लाइटनिंग, अगर कहीं पे बिजली गिर जाती है या कहीं पे एक्सप्लोजन हो जाता है तो वो भी ये कवर करता है। अब अगेन 2 मार्क का है ना, 2 मार्क का फायर इंश्योरेंस, तो लिखा है फायर इंश्योरेंस इज कॉन्ट्रैक्ट अंडर द विच द इंश्योरेंस कंपनसेट द इंश्योरेंस फॉर द लॉसेस और डैमेज टू द प्रॉपर्टी कॉजेड बाय फायर, लाइटनिंग और एक्सप्लोजन। अगर ये 2 मार्क के लिए कॉन्सेप्ट राइटिंग में अगर आ गया ना तो लिख के आ जाना, ठीक है, पूरा 2 मार्क मिलेगा। टाइप्स ऑफ अपना इंश्योरेंस, टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, पहला हमारा आता है वैल्यू पॉलिसी। वैल्यू डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यूज व्हेन द वैल्यू इज डिफिकल्ट डिटरमाइन, जस्ट लाइक आर्ट एंड पेंटिंग। कभी कभार कोई कोई आर्ट्स ऐसे होते हैं जिसका आपका कभी कभार कोई आर्ट्स ऐसे होते हैं जिनको प्रॉपर डिफाइन नहीं किया जाता, बराबर है इतना। अभी एक ही पिक्चर अगर 2 लोगों ने बनाए तो मान लेते हैं अगर कोई आर्टिस्ट, कोई पॉपुलर आर्टिस्ट है और कोई इतना पॉपुलर नहीं है, तो दोनों के अपना प्राइस ऑफ पेंटिंग है वो अलग अलग है। तो जब भी आप कोई भी वैल्यू पॉलिसी निकालते हैं तो यहाँ पे प्रॉपरली आपको डिटरमाइन करना होता है कि आपकी पॉलिसी की कितनी आपकी वैल्यूज रहेगी। ओके, एवरेज पॉलिसी कंटेन द एवरेज कॉस्ट if the property is under insurance claim paid on a proportionately। Specific policy, property insurance for the fixed amount, market value not consider। Floating policy, cover goods at a different location, one sum insurance and a one premium। Okay, यहाँ पे क्या होता है, cover under the goods of a different location। एग्जाम्पल के तौर पे मटेरियल अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन में है और वो ट्रांसपोर्टेशन में गुड्स वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन वो ट्रांसफर हो रहा है, तो हर लोकेशन पे आपको अलग अलग आपको इंश्योरेंस निकालने की जरूरत नहीं है। जहां भी वो गुड्स जाएगा आपका इंश्योरेंस आपको मिलेगा। ओके ना? एक्सेस पॉलिसी, व्हेन यूज व्हेन स्टॉक वैल्यू इज फ्लक्चुएटेड, वन द नॉर्मल पॉलिसी एंड वन इज द एक्सेस पॉलिसी। एग्जाम्पल के तौर पे गोल्ड जो है वैल्यू आपकी फ्लक्चुएट होती रहती है। मान लेते अगर आपने गोल्ड की कोई फायर इंश्योरेंस पॉलिसी निकाला है, अगर इसके अंदर मान लेते अचानक जिस टाइम पे आपने गोल्ड की वैल्यू निकाली है वो टाइम पे थी 1 लाख, लेकिन जब आग लगी तो आपकी वैल्यू थी 2 लाख, तो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी किससे मिलेगा, बेस्ड ऑन द पॉलिसी प्राइस। अगर पॉलिसी अगर आपकी नॉर्मल है तो आपको 1 लाख पे मिलेगा, लेकिन आपको अगर आपने एक्सिस पॉलिसी निकाला तो जो मार्केट वैल्यू रहेंगी गुड्स की उस पे मिलेगा। गेटिंग अ पॉइंट, यस और नो? समझा आप लोग को? आगे बढ़ते हैं। हाँ एग्जैक्टली 2 लाख मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। रीस्टेटमेंट पॉलिसी, प्रॉपर्टी रिप्लेसमेंट इंस्टेड द कैश पेमेंट, नो डिडक्शन फॉर द डेप्रिसिएशन।
यानी कि यहाँ पे कोई आपको ये नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, यहाँ पे प्रॉपर्टी के बदला क्या मिलेगा हमारा, प्रॉपर्टी। नॉर्मली कहाँ हमारा होता है, गुड्स में होता है ना, बाइक्स एंड कार्स में होता है, बाइक के बदला बाइक, कार के बदला कार। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी कवर मल्टीपल रिस्क, फायर, एक्सप्लोजन, फ्लड, अर्थक्वेक एंड एक्सेट्रा। याद रखे, जितना आपकी बड़ी पॉलिसी उतना बड़ा पैसा। लास्ट हमारा आता है कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी कवर द इनडायरेक्ट लॉसेस एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, इंक्रीज एंड एक्सपेंस एक्सेट्रा। आई होप सो समझा आप लोगों इतना। इसमें कुछ नहीं है, इसमें सब चीज यहां पे लिखी हुई है, ठीक है इतना। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा आता है, लास्ट हमारा है इसमें ट्रांसपोर्टेशन। हाउ मेनी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसको हम पढ़ते हैं बेटा हमारे यहाँ पे 4। कितने कितने कौन से, रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, बराबर। नॉर्मली 7 टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, लेकिन 4 पे आपको ध्यान देना है। ओके, ये 7 टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन हम यहाँ पे 4 पे ध्यान देंगे। पहला हमारा आता है रोड ट्रांसपोर्ट, कनेक्टेड पीपल एंड प्लेस बाय रोड, मोस्ट कॉमनली यूज मोड इंक्लूडिंग बस, कार, ट्रक एंड रिक्शा एक्सेट्रा। इसमें डोर टू डोर ट्रांसपोर्ट मिलेगा आपको, बराबर इतना। एडवांटेज, चीपेस्ट फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस, फास्टेस्ट फॉर द पेरिशेबल गुड्स, फ्लेक्सिबिलिटी, लोड अनलोडिंग एनीवेयर, जहां चाहे आप अपना माल उतारे, जहां चाहे माल आप डाले। देयर इज नो सर्टेन स्टेशन, ट्रेन का स्टेशन है, रेल अपना क्या बोलते हैं, प्लेन का पोर्ट है, एयरपोर्ट है, और शिप का एक पोर्ट है। लेकिन आपकी जब बात करते हैं रोड ट्रांसपोर्ट, ट्रक का, टेम्पोस का, कोई पोर्ट नहीं, जहां पे आपके रोड जा रहे हैं वहां पे आप अपना माल उतार सकते हैं। डोर टू डोर सर्विसेज यूजुअली वेयर अदर मोड आर अनअवेलेबल। गेटिंग माय पॉइंट, हिली स्टेशन पे अवेलेबल होता नहीं है, वहां पे उसके दे रोड ट्रांसपोर्ट। डिसएडवांटेज ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट सर, नो इकोनॉमिकल फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरी के लिए अच्छी चीज नहीं है। हाई कॉस्ट ऑफ हैवी गुड्स, इफेक्ट ऑफ बाय वेदर, अच्छा अगर है तो आपका मौसम अच्छा नहीं है तो वहां पे 100% डिले होगा, एक्सीडेंट भी होने के आपके चांसेस है। कॉजेस पोल्यूशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एकदम शॉर्ट में डिफाइन किया हूं ताकि सीधा दिमाग में आपके घुसे। बोला आवाज नहीं करने के लिए, आराम से बोलना। ओके, नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट इज माय रेल ट्रांसपोर्ट। जब भी हम रेल ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर टू द ट्रेन एंड रेलवे लाइन कॉल्ड रेल ट्रांसपोर्ट। इट इज द मोस्ट डिपेंडेबल, मोस्ट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, मैनेजमेंट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, बराबर। एडवांटेज हमारे और डिसएडवांटेज क्या क्या सर हमारे यहाँ पे? कन्वीनियंट फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस, suitable for the heavy and bulky goods, faster than road transport, less affected by the weather, safe and secure। जरूरत एक्सप्लेन करने की? समझ गया आप लोग को? डिसएडवांटेज ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, कॉस्टली फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस, नॉट अवेलेबल फॉर द रिमोट एरिया, हिली एरियाज एंड ऐसी जगह पे जहां पे रेल ट्रांसपोर्ट कनेक्शंस नहीं है। रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, रिस्क ऑफ एक्सीडेंट यहां पे अगर इंडिया के अंदर अगर हम देखा जाए तो रेल्स के हादसे बढ़ गए हैं, तो ये पॉइंट मैंने यहां पे इंक्लूड किया हूं। ओके, फिक्स टाइम शेड्यूल, नो फ्लेक्सिबिलिटी, जो टाइम पे माल डालना है उसी टाइम पे जाएगा, जिस टाइम पे पैसेंजर को पहुंचना है टाइम पहुंचेगा, ना कम ना ज्यादा। नो डोर टू डोर सर्विसेज, बराबर इतना। थर्ड हमारा आएगा एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट कैसे हमारे यहां पे आता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर टू एयरवेज यूजिंग एयरक्राफ्ट इज कॉल्ड एज एयर ट्रांसपोर्ट। सिंपल लाइन। आगे बढ़ते, इट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यूजुअली इमरजेंसी रेस्क्यू ऑपरेशन, हिली एंड रिमोट एरिया। ये आपको 2 मार्क का आएगा, तो इतना लिखना है आप लोग को। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। नंबर 1, फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यूजुअली इमरजेंसी एंड वॉर, नो नीड फॉर सेपरेट रोड एंड रेल रूट्स, less time consumption, useful for inaccessible area। जस्ट लाइक अमेज़न का जंगल होता है, ऐसी जगह पे जहां पे आपका रोड्स भी ना पहुंच पाए, वहां पे हम छोटे एयरक्राफ्ट या पे हेलीकॉप्टर्स, एग्जांपल के तौर पे आपका
एक बादल फटने का एक्सीडेंट हुआ था उत्तराखंड में, सबसे ज्यादा वहां पे कोई कार नहीं जाएंगी, कोई बस, कोई ट्रेन जा जाएंगी सकती है नहीं, तो वहां पर जितना हो सके हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया और मैक्सिमम लोगों को रेस्क्यू किया गया। ओके ना, इतना तो ऐसी जगह पे एयर ट्रांसपोर्ट हमारा यूज होता है। लेकिन अगेन डिसएडवांटेज, एक्सपेंसिव, इफेक्ट बाय द बैड वेदर्स, लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी एंड नो डोर टू डोर सर्विसेज। आई होप सो, सिर्फ देख लेंगे तो याद हो जाएगा। लास्ट पॉइंट इज माय वाटर ट्रांसपोर्ट। ओके, water transport means the movement of a goods and a passenger through the waterway, usually boat and ships and steamers. वही अपना टाइटैनिक steamers. Okay, it is a two-way inland water transport between the countries, ocean sea transport, international trade. याद रखना, inland between the country 2022 में या 21 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। inland within the countries, in India managed by Ministry of Shipping. आगे advantage disadvantage of the transport: economical for heavy and bulky goods, safe mode of transportation, promote international trade, no route construction and cost. Okay, more flexibility than rail and transport. Okay, इतना आगे बढ़ते। no door to door services, effect by the weather condition, ना हिली डूबी अल्लाह के पास, slow speed, high investment and port ships and subject to the pulse of sea, danger of sea. Are you getting? एकदम स्ट्रिक्ट टू स्ट्रिक्ट पॉइंट मैंने बात किया हूं, एकदम स्ट्रिक्ट टू स्ट्रिक्ट पॉइंट बात किया हूं। याद रखिए, लास्ट कॉन्सेप्ट आपका है वेयर हाउस। ओके, हार्डली 2 मिनट कॉन्सेप्ट बचा है आपका, कहानी खत्म। वेयर हाउसिंग क्या होता है सर? हमारा जहां पे आपके सामान को स्टोरेज किया जाता है, पैकेजिंग किया जाता है और फर्दर ट्रांसपोर्टेशन के लिए तैयार किया जाता है और डिमांड एंड सप्लाई को मैनेज करने के लिए स्टोर किया जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? यही चीज है। आगे बढ़ते। वेयर हाउसिंग मीन द स्टोरेज ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग ऑल द एक्टिविटी रिलेटेड टू द स्टोरिंग, प्रिजर्विंग ऑफ गुड्स फ्रॉम द टाइम प्रोडक्शन टिल कंजम्पशन। डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है, a warehouse establishment of the storage accommodation of accumulation of goods. फंक्शन ऑफ वेयरहाउस, एक वेयरहाउस काम क्या क्या करता है सर हमारा? एकदम शॉर्ट में, स्टोरेज ऑफ स्टोर ऑफ सरप्लस गुड। सरप्लस मतलब क्या से हमारा होता है, जितने भी एक्स्ट्रा गुड्स हो गए उसको क्या करेगा बेटा हमारा? स्टोर कर देगा। प्राइस स्टेबलाइजेशन, मार्केट में अगर प्राइस फ्लक्चुएशन चल रहा है स्टोर कर दो। बेस्ट एग्जांपल कांदा केस। रिस्क बेयरिंग, प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन गुड्स फॉर द थीफ, फायर एंड डैमेजेस। फाइनेंशियल, प्रोवाइड लोन्स अगेंस्ट द स्टोर गुड्स। गैदरिंग एंड पैकेजिंग, शॉर्टिंग एंड पैकेजिंग फैसिलिटी। एग्जांपल अमेजॉन, अमेजॉन का पूरा प्रोडक्ट एक जगह जमा हुआ, बंबई का यहाँ पे, चेंबूर का, फिर बंबई में आने के बाद में चेंबूर का, वाशी का, सब जगह यहाँ पे। तो ये कहाँ बेटा हमारा होता है? एक गोदाम के अंदर। तो यहाँ पे गोदाम में काम आएगा। एंड ट्रांसपोर्टेशन, प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। गेटिंग? लास्ट पॉइंट, टाइम्स एंड स्पेस यूटिलिटी एंड प्रोसेसिंग पॉलिसी एंड पावर पिंग एक्सेट्रा। लास्ट हमारा आता है टाइप्स ऑफ वेयरहाउस। ओके, टाइप्स ऑफ वेयरहाउस के अंदर हम जाते हैं, आपको मिलेगा प्राइवेट वेयरहाउस ओन बाय द बिग मैन्युफैक्चरिंग, पब्लिक वेयरहाउस ओपन टू जनरल पब्लिक। एक उसके अंदर बेटा हमारा कौन को गवर्न नॉर्मली करता है? गवर्नमेंट या पंचायत करती है बेटा हमारा। बॉन्डेड वेयरहाउस, स्टोर इंपोर्ट गुड्स बिफोर द पेइंग कस्टम ड्यूटी। ड्यूटी पेड वेयरहाउस, स्टोर गुड्स आफ्टर कस्टम ड्यूटी पेड पेमेंट। पेमेंट तो कर दिए लेकिन ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिल रहा है, बराबर ना, तो उस वक्त तक का आपको यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड हमारी मिलती है। गवर्नमेंट वेयरहाउस ओन बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे कुछ मैंने एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दिया हूं। मैंने यहाँ पे कोऑपरेटिव वेयरहाउस मैनेज बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटी। नॉर्मली ये फार्मर्स लोग के लिए होती है, जहां पे अपनी अपनी जो क्या बोलते हैं वो खान जो होती है, वो खान को जगह पे इकट्ठा करके बेच सके। ओके, एंड लास्ट पॉइंट इज
कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस, जहां पेरिशेबल गुड्स को लो टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं। तो 4th चैप्टर में इतना आपको पढ़ना है, याद रखे 4th चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया कहानी खत्म, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आया रहेगा। थैंक यू।